सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन चल रहा है। उसमें हमारा चल रहा है देव गति में क्या क्या दुख पाए जाते हैं, वो हमने कल पढ़े थे। इसको एक बार छंद को पढ़ते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे विषय चाह दावानल धयो मरत विलाप करत दुख सहयो। तो जो मनुष्य की कहानी, जीव की कहानी चल रही है, उसमें मनुष्य बना है। मनुष्य बनने के बाद उसने अकाम निर्जरा करी। अकाम निर्जरा क्या होती है हमने कल थोड़ी सी देखी थी। तो उस प्रकार से इच्छाओं का निरोध, उसके भोगों का निरोध हुआ है। इच्छा होने पर भी उसने उन कर्मों के उदय को शांति पूर्वक सहन किया है। तो जो कर्मों की निर्जरा हुई है उसको अकाम निर्जरा कहा। तो कभी कदाचित किसी ने करी तो फिर क्या हुआ कि उसने भवन त्रिक में सुरतन धरा। भवन त्रिक क्या होते हैं? देवों के प्रकार हमने कल देखे थे। उसमें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों को कलेक्टिवली एक शब्द में पंडित जी ने लिखना था यहाँ पे, तो उन्होंने भवन त्रिक करके लिखा है। तो इस छंद में सिर्फ भवन त्रिक देवों का ही वर्णन है। वैमानिक देवों का वर्णन तो अगले छंद में आएगा। तो पंडित जी कह रहे हैं कि भवन त्रिक में सुरतन धरे। सुरतन क्या होता है? ये तो सुर को एक्चुअली क्या है, देवों को सामान्य रूप से सुर कहा जाता है, ठीक है, चाहे असुर भी क्यों ना हो। लेकिन सामान्य शब्द देवों के लिए उपयोग में किया जाने वाला सुर है। ऐसे सामान्य शब्द यदि करना है जैसे भक्तामर, तो अमर जो शब्द देवों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सुर अमर ये देवों के पर्यायवाची शब्द है। तो भवन त्रिक में सुर तन, देवों का तन इसने धरा। और फिर क्या हुआ इसके साथ कि दुखों का वर्णन चल रहा है यहाँ पे संसार के। तो वहां पे लिखना है कि भवन त्रिक देवों के क्या दुख पाए जाते हैं कि वो विषयों की चाह में, विषयों की चाह रूपी जंगल की अग्नि दावा नल में वो झुलसते रहते हैं निरंतर। और जब उनका मरण होता है तो मरण करते समय भी वो दुखी होते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि भोग छूट रहे हैं मेरे, तो विलाप करते हैं। तो इसका सामान्य अर्थ था, ये हमने करेंगे और विस्तार से। इसके पहले हमने जो पढ़ा था, क्योंकि कुछ लोगों का छूट जाता है, नहीं आ पाते हैं, तो एक बार रिवीजन करते हैं। और रिवीजन में थोड़ा सा मैंने डायग्राम कॉपी किया था, क्योंकि अभी तक तो क्या अपन खुद बना रहे थे। अब ये डायग्राम जो है मैंने कहीं से उठाया है, तो इसमें से रिवीजन करते हैं। तो जम्बूद्वीप हमने पढ़ा था। जम्बूद्वीप को थोड़ा सा विस्तार से मतलब इसी में से पढ़ लेते हैं, इस डायग्राम में से ही। एक सेकेंड। तो जम्बूद्वीप में आपको कोई क्वेरी होता पूछ लेना। देखो ये जो जो इनका मिस हो गया था उनके लिए रिवीजन कर रहे हैं, और इसलिए थोड़ा फास्ट चलाएंगे इसको। ये बीच में जो दिख रहा है, ये लवण समुद्र से घिरा हुआ जो है, लवण समुद्र दिख रहा है यहाँ पे, इससे जो घिरा हुआ है, ये लवण समुद्र दिख रहा है यहाँ पे ना, इससे जो घिरा हुआ है ये जम्बूद्वीप है। तो जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है? 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन के सबसे बीच में यहाँ सुमेरु पर्वत, यहाँ मेरू लिखा हुआ है, सुमेरु पर्वत देखो दिखते हैं ना, जहाँ जहाँ दिखा रहा हूँ मैं, तो फिर आपका दिखेगा कुछ और, मैं दिखाऊंगा कुछ और। इसलिए ये डायग्राम इस प्रकार से हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते बनाना, बनावा लिया, क्योंकि दिखाते कुछ और, देखते लोग कुछ और है। तो ये सुमेरु पर्वत हो गया बीच में, सुमेरु पर्वत तो बीच में हो गया, और एक थालू के समान गोल हो गया पूरा जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप बोलते हैं इस द्वीप को, पहले द्वीप को। इसके अब क्या करें हमने? 6 हिस्से करे, 6 कुलाचलों से 6 हिस्से करना है। जो लोग अपसेंट थे, जो नहीं देख पाए थे, ध्यान से देखना है इसको। 6 हिस्से करना है इसके। तो देखो ये पर्वत से 6 हिस्से करेंगे। तो पर्वत यहाँ से शुरू करेंगे, इस लवण समुद्र से शुरू करेंगे, पूरा ऐसा बनाएंगे। ये पर्वत दिख रहा है आपको, बना रहा हूँ जो मैं। डार्क क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड। हाँ ये देखो, ये पर्वत ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला पर्वत है। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा पर्वत यहाँ बनाया। तो ये इस समुद्र से उस समुद्र तक पूरा पर्वत बना के रखा है यहाँ पे, दिख रहा है ना ऐसा। ये जितने पीले पीले बने हुए हैं ये सब पर्वत बनाने हैं, इनको कुलाचल बोलते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, कुलाचल दिख रहा है। तो ये पहला कौन सा हो गया? हिमवन पर्वत। दूसरा हो गया महाहिमवन पर्वत। तीसरा है निशत पर्वत। चौथा है नील पर्वत। उसके बाद आएगा रुक्मी पर्वत। उसके बाद आएगा शिखरी पर्वत। ऐसा तो कितने पर्वत हो गए जम्बूद्वीप में? कितने कुलाचल हो गए? 6 कुलाचल। इस मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे फैले हुए समुद्र से समुद्र तक। तो इस कारण से क्या था, जैसे घर में दीवारें होती है वैसे जम्बूद्वीप में
ये दीवारें हैं, ऊपर तक नहीं है इनकी ऊंचाई, जैसे जम्बूद्वीप की ऊंचाई तो क्या है, मध्यलोक की ऊंचाई तो क्या है, ऊपर तक देखेंगे तो 1,40,000 योजन, मतलब 99,040 योजन तो ऊपर है ना। लेकिन इन पर्वतों की ऊंचाई कोई 99,040 योजन नहीं है, ये तो 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन ऊंचाई वाले हैं। तो इनकी तो बहुत कम ऊंचाई है, लेकिन फिर भी पार्टीशन हो गया है किसका, जम्बूद्वीप का। तो 6 पर्वतों ने जम्बूद्वीप को 7 हिस्सों में विभाजित कर दिया। तो पहले 6 पर्वतों के नाम क्या है, तो नाम देख लिया हमने, हिमवन, महाहिमवन, निषद, रुक्मी और शिखरी। ठीक है, अब जो हिस्से हैं उन हिस्सों के क्या नाम है, तो ये जो हिमवन पर्वत से नीचे वाला हिस्सा, ये चंद्राकार दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ऐसा दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देखते हैं ना साथ में, ये दिख रहा है चंद्र अर्ध चंद्राकार। तो ये हिस्से का नाम है भरत क्षेत्र। ठीक है, ऊपर ये थोड़ा सा रेक्टेंगल है जिसकी कर्व थोड़ी, जिसकी साइड थोड़ी सी मतलब ट्रेपेजियम टाइप जैसी है। तो ये जो है येलो में, कौन सा, ये येलो में दिख रहा है, ये ऐसा येलो, मतलब मैं रेड में दिखा रहा हूँ, ये अंदर जो है येलो में फील करा हुआ है। ये दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक है, इसका नाम है हेमवत क्षेत्र। तो पहला भरत क्षेत्र था, दूसरा हेमवत क्षेत्र है। इसी प्रकार के जितने भी पर्वत है उनके बीच के हिस्से हैं। तीसरा पर्वत, तीसरा हिस्सा ये रहा, इसका नाम है, क्या नाम बताया था इसका, हरि हरि हरी क्षेत्र। हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र। हरि के ऊपर क्या है, विदेह क्षेत्र यहाँ बीच में आएगा। ठीक है, रेड में दिख रहा है विदेह क्षेत्र। इसके ऊपर रम्यक क्षेत्र, ये यहाँ पे जो ग्रीन में दिख रहा है रम्यक क्षेत्र। इसके ऊपर हिरण्यवत क्षेत्र। ठीक है, हिरण्यवत के ऊपर ये हिरण्यवत हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से पूरा रेक्टेंगल बना, मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि अपना हो गया था ये। उसके ऊपर ये जो यहाँ से है अर्धचंद्राकार, वापस से ये है एरावत क्षेत्र, आखिरी क्षेत्र जो है एरावत क्षेत्र। ठीक है, ये 7 क्षेत्र हो गए, मतलब 6 कुलाचलों ने जम्बूद्वीप को 7 क्षेत्रों में डिवाइड किया है, जिनके नाम बताए हमने, भरत क्षेत्र, उसके बाद दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विदेह, पांचवा रम्यक, छठा रम्यक के बाद रम्यक के बाद हिरण्यवत, और 7वां फिर एरावत। इस प्रकार से 7 क्षेत्र हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, है ना। अब आगे चले यहाँ से। अब ये जो कुलाचल थे, कुलाचल के ऊपर सरोवर हैं रेक्टेंगल शेप के, यहाँ पे जो ब्लू में दिख रहा है ये सरोवर है, ये सरोवर है। ठीक है, ये ब्लू में, इसके ऊपर ये दूसरा कुलाचल था ऑरेंज कलर में, इसके ऊपर एक सरोवर है, इसका नाम है महापद्म, इसका नाम पद्म, इसका महापद्म, इसका नाम तिंगी, जिसका नाम केसरी, उसके ऊपर आएगा महापुंडरी, उसके ऊपर आएगा पुंडरिक। ऐसे 6 कुलाचलों पे 6 सरोवर है। इन 6 सरोवर से क्या हो रहा है, इन 6 सरोवर से नदियां निकल रही हैं। तो नदियां जो है गंगा, जो नीचे की जो नदियां हैं, इसका नाम है, देखो यहाँ से निकल रही ना नदी, ये नदी निकल रही पूरी, ये पूरी नदी है, नदी के 2 पार्ट बना रखे हैं। और नदी क्या है, नीचे भरत क्षेत्र में जाती है और समुद्र में आके मिल जाती है। इसी प्रकार से पश्चिम से नदी निकली है और नीचे जाके ये समुद्र में आके मिल गई। तो इसका ऊपर पूरब की तरफ जो नदी है उसका नाम है गंगा, पश्चिम की जो तरफ जो नदी है इसका नाम है सिंधु। अब ये नदी क्या है, कुछ समय तक तो पर्वत पे चलती है सीधा, फिर मुड़ती है, फिर मुड़ने के बाद नीचे गिरती पर्वत से, 100 योजन छलांग लगाती नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद वो जमीन पे चलती है। इस प्रकार से तो पूरा वर्णन है इसका शास्त्रों में। और पद्मा सरोवर से तीसरी नदी निकलती है दक्षिण की तरफ, इसका नाम है रोहितास्य। ऐसे निकली है, छलांग लगी नीचे हिरण्यवत में, हिरण्यवत में से थोड़ा मुड़ी है यहाँ पे, इसको, ये जो बीच में पर्वत था इसको थोड़ी सी परिक्रमा दी है, परिक्रमा देने के बाद ऐसे समुद्र में आके मिल गई। ठीक है, इसका नाम है रोहितास्य। ऐसे सभी पर्वतों से नदियां निकलती है, और नदियां क्या है, क्षेत्रों के बीच में से होके बहती है। देखो यहाँ से महापद्म से निकली रोहित नदी, महापद्म से ऊपर गई हरिकांता, ये तिंगी से निकली हरित, तिंगी से एक पीछे की तरफ गई विदेश क्षेत्र में, इसका नाम है सीतोदा। केसरी से निकली एक दक्षिण की तरफ है, इसका नाम है सीता। इस प्रकार केसरी से जो उत्तर की तरफ गई और फिर पश्चिम की तरफ गई, इसका नाम नरकांता। इसी प्रकार महापुंडरिक से निकली है, उसका नाम है नारी। उसके ऊपर पुंडरिक से महापुंडरिक से एक और निकली, इसका नाम है रूप्यकुला। पुंडरिक से निकली एक, उसका नाम है स्वर्णकुला। यहाँ पे देखो पुंडरिक से निकली स्वर्णकुला, पुंडरिक से इधर की तरफ जो निकली है इनका नाम है रक्ता रक्तोदा। तो इस प्रकार से नदियां निकली है। तो टोटल कितने कुला चलते 6, सरोवर कितने हैं 6, क्षेत्र कितने हैं 7, लेकिन नदियां कितने निकली है 14। 14 कौन कौन सी निकली, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिदास से, हरिधरी कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता रक्तोदा। इस 14 नदियों के नाम है। ठीक है, अब ये जो पहले क्षेत्र की बात करें भरत क्षेत्र की, तो भरत क्षेत्र से जो नदियां निकली हैं, और इस भरत क्षेत्र में एक और चीज है, भरत क्षेत्र में ये जो पर्वत था ना ऊपर, ये तो कुलाचल है, ये वाला हिमवंत तो कुलाचल हुआ, लेकिन इसके पहले एक और पर्वत है यहाँ पे, इसका नाम है विजयार्थ पर्वत। ये भी कुलाचल जैसा ही पूर्व से लेकर पश्चिम तक समुद्र को छू रहा है, दोनों कॉर्नर, इधर भी समुद्र को छू रहा है। तो इसके कारण और ये नदियों के कारण ये भरत क्षेत्र 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया। देखो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे और 6। ठीक है, 6 हिस्से दिख रहे हैं ना इसके,
ये इसका ये एक हिस्सा, ये हिस्सा देखो, ये हिस्सा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दो तरफ तो इसके क्या है, पर्वत है, एक तरफ नदी एक तरफ समुद्र है, ये एक हिस्सा ऐसा हो गया इसलिए, ये देखो ये ऐसा, ठीक है। दूसरा नदी, इसको भी देखोगे तो इसके दो तरफ पर्वत है, दो तरफ नदी है। इसको देखोगे तो इसके भी दो तरफ पर्वत है, एक तरफ नदी एक तरफ समुद्र है। इसको देखोगे तो एक तरफ पर्वत एक तरफ नदी एक तरफ समुद्र। इसको देखोगे तो एक तरफ पर्वत दो तरफ नदी एक तरफ समुद्र। इसको देखोगे तो एक तरफ पर्वत एक तरफ नदी एक तरफ समुद्र। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भरत क्षेत्र के 6 हिस्से डिवाइड होगा, 6 खंड। चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है। 6 खंड कौन कौन से है, ये 6 खंड, मलेच्छ खंड 3, इसमें इनके नाम है मलेच्छ खंड जो ग्रीन में है, और जो बीच में रेड में दिख रहा है इसका नाम है, इसका नाम क्या है, आर्यखंड। ठीक है, तो ये भरत क्षेत्र का आर्यखंड है, जिसमें हम भी बिठे में विराजमान है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग विराजमान है। तो दही द्वीप में हम कहाँ पाए जाते हैं, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। ये हो गया इसका हिस्सा। इसी प्रकार जो ऊपर वाला है जिसका नाम है हेमवत क्षेत्र, उसके बीच में से भी रोहिदास नदी निकली है, उसने भी इसको दो भाग में डिवाइड करने किया है, लेकिन एग्जैक्टली दो भाग नहीं, क्या है इसके जो पार्ट है बढ़ते जा रहे हैं नदी की तरफ, इस तरफ, ठीक है। इस प्रकार से ये, उसी प्रकार से सभी क्षेत्र देखते जाएंगे तो ऊपर ये नदियां जो है क्षेत्रों के बीच में से बहती है और उसको दो भागों में डिवाइड करती है। आखिरी जो है वो पुंडरिक में से दो नदी वैसे निकली जैसे कि भरत क्षेत्र से निकली, नीचे निकली थी, गंगा सिंधु वैसे यहाँ से निकली, रक्ता रक्त होता, इसने एरावत क्षेत्र को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक वैसा ही उत्तरा दक्षिण तुल्य सूत्र जी का सूत्र है, जैसा जैसा दक्षिण में बनाया है वैसा वैसा उत्तर में आप उसका तुल्य है, बिल्कुल मिरर इमेज है। मतलब यहाँ पे मिरर रखे हम बीच में, यहाँ पे ऐसा मिरर रखे यहाँ पे, देखो सीता सीता नदी में, ठीक है। उसके जो रिफ्लेक्शन करें तो रिफ्लेक्शन में बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये भरत क्षेत्र की रचना है, क्या है समझ में। आगे चले यहाँ से। अब ये जो भूमिया थी, भूमिया में क्या विशेषताएं हैं, छह भूमिया बनाई थी ना हमने, 7 भूमिया बनाई थी ना। तो ये जो बीच वाली भूमि है, यहाँ वाली हेमवन और महावन के बीच में, इसका नाम था हेमवत। ये है जगन्य भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके ऊपर वाली ये जो भूमि है ग्रीन में दिख रही है आपको यहाँ पे, इसके बीच में नदी आ रही है, देखो समझ में आ रहा है ना डायग्राम। ये ऊपर वाले जो है ये पीले वाले ये पर्वत हो गए, ये नीली नदी बीच में से आ रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, और ये हरा क्षेत्र है, इसका नाम है हरि क्षेत्र, ठीक है ना, हरा बनाया हरि क्षेत्र को, ठीक है। हरि क्षेत्र कौन सी भूमि है, मनुष्य पाए जाते हैं। मनुष्य भी कौन से पाए जाते हैं, जो जघन्य जो मध्यम भोग को भोगते हैं। पंचेंद्रिय त्रियन जी पाए जाते हैं जो भोगों को भोगते हैं। वहाँ पे असीम कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये नहीं चलता है, वहाँ पे कृषि कल्प वृक्षों से जो भी चाहिए सामग्री मांग ली जाती है और जन्म पर्यंत उनको भोगा जाता है। मनुष्य उनको भोगता है, तिरेंच भी भोगते हैं, तिरेंचों को भी भोगने की व्यवस्था है वहाँ पे। तिरेंच को भी वहाँ पे श्रम नहीं करना पड़ता कि पहले बोझा डालेंगे फिर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हो यहाँ गया। के मनुष्य की आयु और शरीर कितना बड़ा होता है? यहाँ के मनुष्य की अभी देखते हैं अपन, इसमें आएगा, ठीक है। मैं एक शीट है, शीट में देखेंगे कितनी आयु और कितना इनका अवगाहन है, ठीक है। यहाँ से तो याद ही है। अब ऊपर चले यहाँ से, निषद और नील के पर्वत के बीच में, निषद और नील के बीच में क्या है, विदेश क्षेत्र है, ठीक है। तो विदेश क्षेत्र क्या है, ये जो रेड में दिख रहा है यहाँ पे, ये रेड जो दिख रहा है, ये रेड है, और ये जो रेड है, ये रेड क्या है, ये भी कर्म भूमि है, ये शाश्वत कर्म भूमि है। हमेशा कभी काल परिवर्तन नहीं होता है, शाश्वत कर्म भूमि बनी हुई रहती है। शाश्वत चतुर्थ काल हमेशा वहां बना हुआ रहता है, और चतुर्थ काल से निर्माण संभव है। इसलिए आज भी जम्मू द्वीप के विदेश क्षेत्र से जीवों का निर्माण हो रहा है। इसके बीच में सीता सेतु नदी है, इसके बीच में जो हिस्सा है ना, ये छुटा हुआ है, देखो यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है, ये गजदन पर्वत है। हाथीनाथ जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाथीनाथ, एक हाथीनाथ ये रहा इधर, ये तो 4 गजदन पर्वत है ये। 4 गजदन पर्वत। तो ये जो फिर जो पिंक में बता रखा है यहाँ पे, ये गजदन पर्वत और पर्वत के जो कुलाचल है इसके बीच में ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं उत्तम भोग भूमि, ठीक है। तो भोगों के भी 3 प्रकार, मतलब 3 प्रकार की भूमियां हो गई, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, इस प्रकार से। अब ये हो गया आपका विदेश क्षेत्र हो गया। इसमें बताया था कि यहाँ पे जो है वन बनाना है, यहाँ पे 2 वन रहेंगे, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पिंक में, यहाँ तो देवारण्य और एक और वन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वन हो गए। इसके बाद क्या बनाना है, वृक्षार पर्वत बनाना है, ऐसा ही हो, वृक्षार पर्वत बना दिए ऐसे, ये नहीं एक छोड़ के बनाना है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, दिखेंगे नहीं तो पीले से बनाते हैं। चलो ये वृक्षार पर्वत, एक वृक्षार ये रहा, दूसरा वृक्षार ये रहा, तीसरा वृक्षार ये रहा, और चौथा वृक्षार ये रहा, ठीक है। और उसके बीच में क्या है, नदियां हैं, एक विभंगा नदी ये रही ऐसी, दूसरी विभंगा नदी ऐसी है, तीसरी विभंगा नदी ऐसी है। तो वृक्षार पर्वत, विभंगा नदी और 2 वन ने विदेश क्षेत्र को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ऊपर 8 नीचे 8, इधर भी 8 इधर भी 8, ऐसे 8 चौक 32 विदेश क्षेत्र की नगरियां हैं। अब एक विदेश क्षेत्र की नगरी में एक तीर्थंकर अभी विराजमान है, जैसे ये जो बनाई थी आपने, इसमें एक सिमंदर स्वामी कहाँ विराजमान है, अभी कोई आपको जिज्ञासा हो
सिमंदर स्वामी इस क्षेत्र, इन नगरियों में कहीं भी विराजमान है। ठीक है, इस प्रकार से। तो कितने अधिकतम कितने तीर्थंकर विराजमान हो सकते हैं कि एक नगरी में एक तीर्थंकर विराजमान हो सकते हैं। तो अभी कितनी नगरियां बताई हमने इसमें, 32 नगरी। तो अधिकतम ऐसा भी हो सकता है कि एक एक नगरी में एक एक तीर्थंकर विराजमान हो। इसलिए जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में अधिकतम 32 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में विराजमान हो सकते हैं। तीर्थंकर, हाँ, केवली की बात नहीं करते, केवली तो एक से ज्यादा हो सकते हैं एक नगरी में, लेकिन तीर्थंकर एक नगरी में एक ही होगा। ठीक है, आगे चले यहाँ से। इतना समझ में आया? थोड़ा फास्ट चला रहे हैं इसको क्योंकि हमारा हो गया था ये। उसके ऊपर वापस ये जो नीचे था वैसे ऊपर हो जाएगा। तो ये रम्य क्षेत्र है, मध्यम भोग भूमि हो जाएगी। ये जो क्षेत्र है हिरण्यवत, ये हो जाएगी जगन्य भोग भूमि। और उसके ऊपर एरावत क्षेत्र, या बस कर्म भूमि, मतलब हाँ, ये कौन सा अभी एरावत क्षेत्र में क्या काल चल रहा है? एरावत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में मतलब कर्म भूमि ऐसी रचना है, और यहाँ पे लेकिन निर्माण संभव नहीं है, लेकिन धर्म संभव है। मोक्ष मार्ग तो है लेकिन मोक्ष नहीं है। जिस क्षेत्र में हम भी बैठे हैं, भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र में अभी जो काल चल रहा है, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी जीव तो मिलेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें निर्वाण नहीं होगा। निर्वाण की व्यवस्था भी नहीं है। तो अभी हमने ऐसे काल में जन्म लिया है जहाँ निर्वाण नहीं होता है, ऐसे क्षेत्र में ऐसे काल में लिया है। अब ये तो हो गया भरत क्षेत्र, है ना। इसमें कुछ पूछना आता है को पूछ लो, नहीं तो यहाँ से आगे चलते हैं हम। चलें यहाँ से आगे। तो लवण समुद्र हो गया, पार करते लवण समुद्र को। क्या? अरिहंत और सिद्ध का अंतर तो मालूम है। हाँ, तीर्थंकर और अरिहंत और सिद्ध का अंतर है। ये हमने एक बार टेबल बनाई थी शायद, मुझे याद है, तीर्थंकर और अरिहंत में क्या अंतर है। तो ये एक्चुअली आगे भी देखेंगे हम, लेकिन सामान्य सा उत्तर अभी क्योंकि बहुत दूर है इसका अरिहंत उत्तर। सिद्ध नहीं। क्या? आवाज कट रही थोड़ी सी। अरिहंत और सिद्ध की गारंटी बने। अच्छा, तीर्थंकर अरिहंत की नहीं बनी थी। अच्छा अच्छा, तो देखो अभी तो ये प्रसंग नहीं है अपना, ये आएगा आगे। बाकी बहुत दूर है वो, तो अभी थोड़ा सा इसका अंतर ये है कि तीर्थंकर जो है वो समो शरण आदि विभूतियों से विभूषित होते हैं, और अरिहंत जो है वो उनके समो शरण आदि विभूतियां नहीं होती। बस इतना एक मेन अंतर समझना आप। तीर्थंकर के समो शरण लगता ही है, नियम से वो हित का उपदेश देते ही हैं। वहां सोएंद्र उनके समोशन में विराजमान रहते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और उनके अन्य विभूतियां ही पाई जाती, जन्म से लेकर अनेक अतिशय भी पाए जाते हैं, जो कि सामान्य केवलियों के नहीं पाए जाते हैं। तो सुख की अपेक्षा तो अरिहंत और तीर्थंकर समान है, लेकिन बहिरंग जो विभूतियां हैं, बहिरंग जो अतिशय है, उसके कारण अरिहंत और तीर्थंकर में अंतर है। लेकिन ये समझना कि अरिहंत जो है वो कम सुखी रहते होंगे, ऐसा नहीं है। दोनों के ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य की पूर्णता है, अनंतता पाई जाती है इस प्रकार से। तो वो देखेंगे अंतर जब आगे आएगा प्रसंग तब, अभी तो इतना ही देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से अब ये जम्बू द्वीप हो गया है। किसी का और कोई प्रश्न तो आप पूछ लो। जम्बू द्वीप से बाहर चलते हैं हम लोग। जम्बू द्वीप के बाहर ये रिंग दिख रही है, लवण समुद्र की रिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एक भाई? क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछ लो। हाँ हाँ, बोलो, पूछो। एरावत या भरत क्षेत्र 2 मिनट जमीन कीजिए ना। अच्छा, हम्म इसमें जो नदी जा रही है, जो हम्म, विजयात पर्वत को भी क्रॉस कर रही है, हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये कि नदी तो जमीन से होते हुए जाती है, हाँ विजयात पर्वत भी ऊंचा होगा, हाँ तो ये दोनों पर्वत के बीच में से मतलब पर्वत को 3 हिस्सों में बांट रही है या? हाँ, ये अच्छा पकड़ा आपने। एक्चुअली क्या है, पर्वत में गुफाएं बनी हुई है। तमसा कुमक हम्म। गुफा और खंड, ऐसा खंड प्रताप गुफा और तमसरा गुफा, ऐसा नाम है गुफाओं के। तो पर्वत की जो गुफाएं रहती है ना, तो गुफाओं से उनके नदियां जा बीच में रही है। से। हाँ, गुफाओं में से जा रही है, ऐसा है। वो दिख तो ऊपर से दिखाना नहीं चाहिए ऐसे डायग्राम में कि नदी ऊपर से जा रही है, ऐसा लग रहा है डायग्राम से ऊपर देखने पे, लेकिन क्या दिखाएंगे ऐसे फिर अब, नहीं तो ऐसा लगेगा कि तो नदी खंडित क्वेश्चन होगा। हाँ क्वेश्चन इसीलिए उठा कि हाँ अगर ये हो रहा है तो या तो विजयात पर्वत 3 हिस्सों में बट रहा है। हाँ हाँ, वो दिखाया एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पीला कलर यहाँ पे भी आना चाहिए। देखो डायग्राम, इंजीनियरिंग के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे तो पीला कलर यहाँ भी आएगा, ऐसा। ठीक है, लेकिन इसे दिखा देंगे तो फिर वो फिर नदी ऐसा लगेगा कि नदी कहाँ गई, फिर वो नदी नीचे वाली कहाँ से आ रही है, तो कि दिखा नहीं सकते ना वो। तो ऐसा दिखाया उन्होंने, या डेश डेश करके दिखाना चाहिए। एनीवे, तो दो नदियां हैं भाई, दो गुफाएं हैं। इस प्रकार से उस गुफाओं से होकर नदियां निकलती है। और किसी का कोई प्रश्न है?
चलो अब ये हो गया लवण समुद्र। लवण समुद्र का आप देखो छोटा सा दिख रहा है इसमें, लेकिन इसका विस्तार 1,00,000 योजन है, तो लवण समुद्र का विस्तार 2,00,000 योजन है। लेकिन वहाँ यहाँ बता देंगे तो फिर बाकी चीज बता नहीं पाएंगे, इसलिए बिल्कुल फिगर इज नॉट ड्रॉन ऑन स्केल। मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने भी रचनाएं दिखी है हमने, कभी उसको स्केल पे बना ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बनाएंगे तो फिर बाकी चीजें रचनाएं बहुत छोटी छोटी बनानी पड़ जाएगी। समुद्र इतना बड़ा बना देंगे तो बाकी फिर पृथ्वी कितनी छोटी सी बनानी पड़ेगी ना, जम्बू द्वीप। तो इसलिए छोटा सा यहाँ लवण समुद्र बतलाया है। अब इसके बाद क्या बतलाया फिर, धातकी खंड। धातकी खंड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखो लवण समुद्र से लेके कालोदधी समुद्र, ये लवण समुद्र लिखा था ना यहाँ पे, कालोदधी समुद्र यहाँ लिखा है, कालोदधी समुद्र, कालोदधी। इन दोनों के बीच का जो वलयाकार द्वीप है इसका नाम है कालोदधी, इसका नाम है धातकी खंड। ठीक है, धातकी खंड। इसका विस्तार जम्बू द्वीप के विस्तार से डबल है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन था, तो इसका विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक है 2,00,000 योजन, 4,00,000 योजन। 4 गुना है, सॉरी, 2,00,000 डबल नहीं है, 4 टाइम्स है, क्योंकि डबल तो लवण समुद्र हो गया था ना। ये 1,00,000 योजन यहाँ से यहाँ हो गया था, 2,00,000 योजन ये हो गया था, तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4,00,000 योजन है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रो दिख रहा है ना, ये 4,00,000 योजन। तो 4,00,000 योजन है। ठीक है, अब इसमें 1 2 4, हाँ, इसमें क्या करना है सबसे पहले, इसमें यहाँ पर ईश्वाकार पर्वत बनाना है सबसे पहले। देखो ईश्वाकार पर्वत यहाँ बना हुआ है, नीचे, ये ईश्वाकार पर्वत ऐसे नीचे बनाया है, ऐसे ईश्वाकार पर्वत ऊपर बना रहा है। वही मतलब समुद्र से लेकर समुद्र तक जोड़ना है दोनों को, तो इसके कारण क्या होगा, धातकी खंड जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये हिस्से पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड इस प्रकार से रहेंगे। अब ये डिवाइड होने के बाद पश्चिम और पूर्व धातकी खंड में बिल्कुल मिरर इमेज, लेकिन अब मिरर ऐसा रखना है वर्टिकल। ठीक है, पहले तो हॉरिजॉन्टल लगा था, मिरर ऐसा वर्टिकल रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे रचना यहाँ बनी थी वैसी वैसी रचना वहां बनाना है। मतलब जम्बू द्वीप में ऐसी रचना थी वैसी ही धातकी खंड में बनेगी, लेकिन क्या है, तो सर्कुलर था और वो थोड़ा सा ब्रॉड आर्क जैसा है वो, तो वहां पे रचनाएं फिट करना पड़ेगी। तो कैसे फिट करेंगे, तो बड़ा आसान है उसमें। हमने यदि जम्बू द्वीप समझ लिया आसान, ये समझ लिया जम्बू द्वीप, तो इससे क्या करेंगे अब, जैसे विजार पर्वत है, तो विजार पर्वत ऐसा निकाल के चक्के में से आरे होते हैं ना, ऐसे आरे बनाने हैं बस। आर ऐसी रचनाएं बनी हुई है ऐसे। ये देखो एक आरा यहाँ बना हुआ है, ये ब्रश जो है आज तो, एक सेकेंड, ये ऐसा आ रहा। ठीक है, दूसरा आ रहा हिमवन पर्वत से ऐसा चलेगा, तीसरा आ रहा महाहिमवन से ऐसा। ये देखो, तो ये अब ये क्या है, आरे बना रहे हैं, तो इसका नाम है विजार पर्वत है, इसका नाम हिमवन पर्वत है, इसका नाम महाहिमवन पर्वत है, इसका नाम निषद पर्वत। देखो निषद पर्वत आया है ना, यहाँ से ये ऐसा आया इस तरफ से ये आ रहा है, ये सब इधर आ गया ये। ठीक है, तो आया है इसका मतलब ये नहीं कह रहे बनाने के लिए आ रहा है, हाँ बनाना है अपने को, साथ समुद्र में से, बीच में से नहीं आ रहा, समुद्र के बीच में से वो। इस प्रकार से इसको ऊपर करता हूँ मैं, एक सेकंड, माउस कहाँ गया। अब ये नील पर्वत जो है, ये नील पर्वत जैसे यहाँ से आया चक्के में आ रहा है, ऐसा बन गया, रुक्मी है चक्के में आ रहा है, ऐसा शिखरी बन गया, ऐसा ही। अब ये विजार पर्वत है, विजार पर्वत ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, जैसा इधर बनाया था वैसे इधर बना देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिखरी पर्वत है, तो शिखरी पर्वत ये ऐसा इधर चला गया, शिखरी पर्वत ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया दोनों तरफ रचना है। अब इनके ऊपर जैसे यहाँ सरोवर बने थे वैसे वहां सरोवर बना देना। एक हाथ का बता देते हैं, जैसे अपन इसका देखें, अपन जैसे सामने दिख रहा है 3 इंच का, तो ये निषद पर्वत पे तिंगिच सरोवर है यहाँ पे, बीच में तिंगिच सरोवर है, ये बीच में ना तिंगिच सरोवर। तो वैसे यहाँ निषद पर्वत, यहाँ तिंगिच सरोवर बना देना, बस ये बन गया यहाँ पे। अब इसमें 2 नदी निकल रही है, एक जा रही है उस तरफ उत्तर की तरफ, एक जा रही है दक्षिण की तरफ। तो इसमें से भी एक जो उत्तर की तरफ जा रही है सीतोदा नदी ऐसे निकाली है बीच, और इसको समुद्र में मिला दिया इधर जाके। ठीक है, दक्षिण से निकाली, उसको इधर समुद्र में मिला दिया है। ठीक है, वहां पे भी ऐसे हो ना नीचे, कि नीचे इधर जो दक्षिण की तरफ जा रही है उसको पूर्व में मिलाया है, इधर भी दक्षिण की तरफ जा रही है नदी, हरित नदी, उसको इधर मिला। जैसे जैसा इसके लिए करा है वैसे सबके लिए करना है अपने को। बीच में जैसे यहाँ एक मेरू है, मेरू पे आते हैं देखो सीधे, यहाँ पे जैसे एक मेरू है वैसे एक मेरू यहाँ जाएगा विजय क्षेत्र के बीच में, यहाँ पे एक मेरू यहाँ बीच में जाएगा। ठीक है, तो कितने मेरू होगा, 5 मेरू, एक ये रहा, 3 हुआ अभी तो अपने फोटो में, एक ये इधर भी हो जाएगा, 3 मेरू होगा यहाँ। 3 को 5 करेंगे, दिखे ना आपको डायग्राम में, लेकिन अभी बात करेंगे उसकी भी। 3 मेरू होगा यहाँ पे। ठीक है, जो जैसी रचना यहाँ वैसी वहां रचना बनेगी। जैसी नगरियां यहाँ पे हैं, कितने विजय क्षेत्र में नगरियां, 32 नगरियां इधर बनी ना हमने, तो 32 यहाँ बनाएंगे अब, 32 यहाँ बनाएंगे, डबल हो जाएगी रचना। मतलब जितने जितने चीजें जम्बू द्वीप में थी उससे डबल डबल चीजें धातकी खंड में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि धातकी खंड के 2 हिस्से किए हमने, पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 6 कुलाचल है, तो धातकी खंड में 12 कुलाचल हो जाएंगे। यहाँ 14 नदियां हैं, तो धातकी खंड में 28 नदियां हो जाएगी। यहाँ पे 6 सरोवर है, तो धातकी खंड में 12 सरोवर हो जाएंगे। यहाँ पे 1 मेरू है, धातकी खंड में 2 और मेरू हो जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है,
रचना बिल्कुल सेम है, इससे समझा नहीं रहे हैं इसको, ऐसा ऐसा बनाना है बस। एक जो डिफरेंस था वो ईश्वाकार पर्वत का था, वो हमने देख लिया है। आगे चले यहाँ से, तो जैसा ये धात की खंड बनाया है वैसा ही अब क्या करना है, आगे चलना है। तो पहले लवण समुद्र था, उसके बाद कालोदधी समुद्र आया, उसके बाद अब कालोदधी समुद्र के बाद क्या आएगा, पुष्कर द्वीप आएगा। तो पुष्कर द्वीप का क्या करना है, पुष्कर द्वीप बनाना है, एंड में बनाया ना, यहाँ से लेंगे यहाँ तक पुष्कर द्वीप बनाया है ये ऐसा पूरा। अब पुष्कर द्वीप को दो हिस्सों में डिवाइड करके, दूसरा हिस्सा इन्होंने बताया नहीं है डायग्राम में, इन्होंने सिर्फ क्या करा है, पहला जो हिस्सा है मनुष्योत्तर पर्वत के पहले वाला वो बताया। मनुष्योत्तर पर्वत क्या होता है, पुष्कर द्वीप के बीच में ऐसा बिल्कुल सर्कुलर शेप का पर्वत है, सर्कुलर ऊपर से देखने में सर्कुलर दिखता है, मतलब क्यों बनाए पर्वत, क्योंकि मनुष्य की सीमा इस पर्वत तक, ये इस पर्वत के बाद मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मनुष्योत्तर पर्वत। इससे जो रचनाएं बनाई हैं जहाँ मनुष्य पाए जाते हैं उसके अंदर अंदर ही बनाई है। इस मनुष्योत्तर पर्वत जो है वो पुष्कर द्वीप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस हिस्से को हमने बोला है पुष्करार्ध, यहाँ से लेके यहाँ तक बोला पुष्करार्ध द्वीप, आधा आधा पुष्कर, पुष्करार्ध। अब जैसी रचना धात की खंड में हमने बनाई थी वैसी वैसी हम क्या करेंगे, पुष्कर में बनाएंगे, पुष्करार्ध में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ईश्वाकार पर्वत यहाँ बना दिया हमने, ऐसा ऊपर बना, जैसे नीचे बना था ऐसा ऊपर बना दिया, और नीचे भी बना देंगे यहाँ पे ईश्वाकार पर्वत। तो ईश्वाकार पर्वत बनाते सही अब पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध ऐसे दो खंड में डिवाइड हो गया, जैसे धाती खंड में हुआ था। और जैसे फिर हम हाथी खंड में जो किया था वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, विजय पर्वत इसको यहाँ बढ़ा दो, ठीक है, ये हिमवन पर्वत है यहाँ आ गया, महाहिमवन यहाँ आ गया, दिख रहा है डायग्राम में ना, निषद यहाँ आ गया, इस प्रकार से। उसके ऊपर सरोवर भी वैसी बना देंगे, उसके ऊपर सारी रचना वैसी बनेगी, उसको विस्तार नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी रचना वैसे की वैसी ही बनानी है। तो ये हो गई ढाई द्वीप की रचना, ठीक है। ढाई द्वीप में हमने ये देख लिया था, उसका ब्रेकअप नहीं देख रहे हैं आज कि 458। हाँ, इसमें एक चीज और रहेगी ना, मेरू पर्वत, मेरू बनाना था ना, तो लोग बोलेंगे दो मेरू कहाँ गए, ये एक मेरू यहाँ बीच में बनेगा, यहाँ पे एक मेरू यहाँ बन जाएगा, तो कितने मेरू हो गए टोटल, पांच, पंच मेरू, ठीक है। इस प्रकार से पांच मेरू जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक लाइन में है। सबसे बीच वाला मेरू जो सबसे बड़ा है, ये द्वीप छोटा है, जम्बू द्वीप छोटा है, लेकिन इसका मेरू सबसे बड़ा है। बाकी के जो द्वीप हैं वो इससे बड़े बड़े हैं, लेकिन इनके जो मेरू की जो ऊंचाई है वो कम कम है, छोटी छोटी है, इस प्रकार से है। पांच मेरू हो गए। और हमने अकृत्रिम, वो जो हमने देखा था ना जिनालय, परसों देखे थे शायद, दोस्तों अकृत्रिम जिनालय थे, किसी ने पूछा था मुझसे अकृत्रिम मतलब क्या होता है। अकृत्रिम मतलब किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने पंच कल्याणक नहीं करा उनका, वो आदि अनादिकाल से हैं, स्वप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं वहां पे, किसने बनाई हुई नहीं है। जैसे मुझे किसी ने नहीं बनाया, मेरा आत्मा किसने नहीं बनाया, वैसे वो अकृत्रिम जिन चित्तालय वो किसी ने नहीं बनाया, इसलिए उनका नाम है अकृत्रिम, ठीक है। तो 458 हमने देखे थे, मंगलाष्टक में जो आती पंक्ति ना, जो तिरंतर भावना मार्ग रहे, उससे हमने प्लस उसमें मिलाया था हमने विजय पर्वत के और गजधन पर्वत के, फिर 458 का ब्रेकअप ऐसा आया था, वो तो आप आज नहीं कर रहे हैं, वो आप देख लेना पुराने रिकॉर्डिंग में। तो इस प्रकार से ये हुआ है ढाई द्वीप की रचना। इसी को कोई पूछना है इसमें तो पूछो, नहीं तो फिर यहाँ से आगे चलते हैं। इसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, बस आज हो गया इसका ढाई द्वीप का, अब आगे नहीं, अब आगे क्या है, छड़ाला में कहीं भी इसका प्रसंग नहीं आने वाला है, ना जम्मू द्वीप का आएगा, ना ढाई द्वीप का आएगा, ना तीन लोक की रचना। बस लोक भावना जब पढ़ेंगे ना, तब थोड़ा सा एक बार और लोक भावना में ऊपर ऊपर से देख लेंगे एक बार और, बाकी इसके अलावा कोई प्रसंग नहीं आने वाला पूरी छड़ाला में, पूरे लोक का। अभी देवगति का मतलब अधोलोक हो गया, मध्य लोक हो गया, ऊर्ध्वलोक तो जब पढ़ेंगे देवगति तब पढ़ेंगे ही हम अलग से। हो गया ये, हटा दें इसको, भाई वापस नहीं आ पाएगा डायग्राम। भाई अपनी पृथ्वी हाँ अपनी आप जैसे आर्यखंड के अंदर अपन रह रहे हैं, भरत हाँ क्षेत्र में, हाँ आर्यखंड में, हाँ तो इसके अंदर मतलब जिसको अपन अभी पृथ्वी बोल रहे हैं, हाँ, वो वाला पूरा हिस्सा आता है या उसका भी कम हिस्सा है ये, उससे तो या बहुत ये ज्यादा हिस्सा हिस्सा भी है कम ये। ही है? नहीं नहीं, पृथ्वी जो, जिस पृथ्वी को हम पृथ्वी बोल रहे हैं वो तो बहुत कम हिस्सा है, और ये जो आर्यखंड का ये जो हिस्सा होता है रेड रेड में, तो बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा। इसका प्रमाण भी है ना, उस दिन करा था 1,00,000 योजन डिवाइडेड बाय 190, ठीक है, तो इतना इसका विस्तार है इसका। और जो जिस पृथ्वी में रहते हैं हम, वो तो उसका डायमीटर से 12,000 किलोमीटर है, ऐसा। अच्छा अच्छा, हम्म, तो ये ठीक। ये वो तो छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। और कोई प्रश्न तो किसी का? यहाँ तक तो अपन जा सकते हैं ना, आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में तो घूम ही सकते हैं ना, कि जितनी पॉसिबल भाई नहीं? आप पूरा, नहीं नहीं पूरा पॉसिबल है, आप तो पूरा पूरा ढाई द्वीप में घूम लो, आप में शक्ति हो तो पूरा ढाई द्वीप में खेल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मनुष्य तो लोग जहां शक्ति जहां है। मतलब किसी अलौकिक शक्ति चाहिए या शारीरिक शक्ति चाहिए? हाँ हाँ, अब ये ऐसा है कि जैसे यहाँ से वहां जाना है, कोई मुझे इंदौर जाना है यहाँ से, तो मैं पैदल तो जा नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ साधन चाहिए। तो जो रिसोर्सेज आपके पास इतने हैं, आपके पास उस हिसाब से रिसोर्सेज आप घूम सकते हो, तो आप घूम लो, ऐसा है। शक्ति मतलब आपके रिसोर्सेस के रिसोर्स, नाम पे तो
हाँ, रिसोर्सेज के नाम पे कुछ चारण रिद्धि शक्ति चाहिए या कुछ और चाहिए, कैसे पार करोगे लवण समुद्र? पार करना है तो किस स्पीड से पार करोगे? क्या क्या विमान ले जाओगे, क्या ले जाओगे वहां पे? तो वो ऐसा है ना। तो आपको पुराना कोई देव हो, एक्चुअली ऐसा ऐसा प्रसंग तो ये आते हैं कि चक्रवर्ती जो है वही 6 खंड में जा पाता है, बाकी जो प्रसंग आए हैं वो तो सिर्फ आचार्य कुंद के मिलने में आए, पढ़ने में आया है मुझे तो, कि वही विदेश क्षेत्र गए थे, वो भी इसलिए कि पुराना जो उनका जो मित्र था वो देवगति में था, तो वो यहाँ से आया, वो उनको वहां वो ले गया, तो उसके बाद ऐसी एक और शक्ति थी। क्वेश्चन, जैसे चौथे काल के अंदर चक्रवर्ती होते थे, वो चले आते थे, तो हम्म। चौथे काल के दूसरे मनुष्य जा पाते तो होंगे या नहीं? हाँ, वो चक्रवर्ती आता है तो अकेला थोड़ी आता है, पूरी सेना के साथ जाता है वो। पूरी मतलब सेना लेते चतुर्थ चले काल जाते हैं। में, हाँ। चतुर्थ काल में संभव है, उसके बाद में नहीं? नहीं, आप पंचम जा में सकते, नहीं है, नहीं नहीं जा आगे सकते नहीं हो ना होगा? भाई, नहीं ऐसा नहीं है कि आपने, एक्चुअली क्या है वहां पे जो जो रास्ता है, उस रास्तों पे लगे हुए हैं वज्र के दरवाजे, और वज्र के दरवाजे खोलने के लिए भी एक विशेष प्रकार की छत्री शक्ति चाहिए, जो कि चक्रवर्ती के पास तो रहती है। चक्रवर्ती का दंड रहता है, वो दरवाजे में मारा जाता है, फिर वो दरवाजा खुलता है, फिर चक्रवर्ती पूरी सेना सहित उसके अंदर जाता है, ऐसा। तो मैं इसको क्लास के बाद में समझता हूँ पूरा। अच्छा ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? चलो यहाँ से आगे चलते हैं फिर। ये हो गए ढाई ढाई द्वीप में मनुष्य पाए जाते हैं, उसे समझाना था यहाँ पे, कहाँ कहाँ मनुष्य पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ कैसी रचना है, कहाँ भोग भूमि है, कहाँ कर्म भूमि है, कहाँ तीर्थंकर विराजमान है, हम कहाँ विराजमान हैं, और हम कहाँ तक जा सकते हैं, इसका विस्तार वगैरह कितना है। बस ये हो गया, इसको हटाते हैं। अब एक चीज और पढ़ी थी हमने, उसमें थोड़ा सा करेक्शन भी था, और थोड़ा लोगों को सबका समझ में भी नहीं आया हो। प्रश्न ये पूछा था कि यहाँ से जो 8वां द्वीप है वो यहाँ से कितना दूर है, ठीक है। प्रश्न तो ये था, लेकिन उसका उत्तर जो मैंने दे दिया, वो उत्तर ये था कि नंदीश्वर द्वीप का विस्तार कितना है। हालांकि उत्तर में 1.5 लाख योजन के अंतर आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह सब सही थे, बस वो अंतर जो था 1.5 लाख योजन का वो आ रहा था, तो सोचा कि एक बार वापस उसको कर लेते हैं, लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है वापस से, प्रश्न ये है कि यहाँ से सुमेरु पर्वत से 8वां द्वीप कितना दूर है। 8वें द्वीप का नाम नंदीश्वर है, वो यहाँ से कितना दूर है। बहुत आसान है बनाना, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। दो यहाँ पे लिखेंगे द्वीप का विस्तार कितना है, यहाँ लिखेंगे समुद्र का विस्तार कितना है, उन सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा कि टोटल हमारा कितना है। यहाँ द्वीप, यहाँ समुद्र, एक सेकेंड, द्वीप समुद्र, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं विस्तार, विस्तार तो अंदर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम नंबर क्या है उसका नंबर, ठीक है। तो पहला पहला द्वीप, पहला द्वीप जम्बू द्वीप, उसका विस्तार कितना है, 1 लाख योजन। तो यहाँ पे 1 लाख, अब लाख नहीं लिख रहा हूँ मैं, 1 लिख रहा हूँ बस, ठीक है। लाख योजन समझ लेना कि लाख योजन में कितना है, लाख योजन में विस्तार, लाख योजन जम्बू द्वीप का। उसके बाद एक सेकेंड, म्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया जम्बू द्वीप का विस्तार, 1 लाख योजन। उसके बाद जो समुद्र आएगा उसका विस्तार कितना है, इससे डबल, 2 लाख योजन। दूसरा दूसरा द्वीप समुद्र, उसका इससे डबल कर लेना, इसका डबल कर लेना। तो ये डबल डबल जो करना है, इसका आसान मेथड है कि हम पावर चढ़ाते जाए 2 की, ठीक है। तो 2 की पावर कैसे चढ़ाते जाए, जैसे 1 लिखा है, ठीक है, तो 1 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 को 2 टू द पावर 0 इज 1। जिसको नहीं आता है मेथड, इसको दिक्कत नहीं, 1 भी लिख सकता है भाई, हाँ। 2 टू द पावर 0 इज 1, हम समझने के लिए को कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाएगा। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, या दूसरे का 2 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 2 मतलब क्या, 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 इज 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 3 लिखेंगे जब यहाँ पे, तो इसका मतलब है 2 में 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन, मतलब 8। 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से पावर का मतलब ये होता है, लिखना आसान हो जाता है ना इसलिए। तीसरे का तो इस प्रकार से लिखते जाएंगे, फटाफट लिखते हैं हम ना, 3 4 5 6 7, 6 7 फटाफट लिख रहे हैं, क्योंकि हो चुका था हमारा, एक सेकेंड, 5 6 7, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 5, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 6, इसका 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 11, 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 13, 2 टू द पावर 13, ठीक है। ये क्या है 2 टू द पावर 13, जो लिखा है 2 टू द पावर 13 क्या है, ये 7वां जो समुद्र है, पुष्कर नंदीश्वर द्वीप के पहले वाला जो 7वां समुद्र है, 7वें समुद्र का विस्तार कितना है, 2 टू द पावर 13 लाख योजन। मतलब 2 को 2 में 13 बार गुणा करने पर जो प्रमाण आता है, उतने लाख योजन 7वें समुद्र का विस्तार है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ना था,
इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार से बनाया था ना हमने, तो ये सबको यहाँ से निकाला हमने, यहाँ से इन सबको जोड़ा तो पूरा आ जाएगा ना। मान लो ये 8, ये है 7वां समुद्र, ऐसा मान लो, ठीक है, डायग्राम में तो नहीं है, तीसरा चौथा ही है जो भी है, लेकिन मान लो यही 7वां, तो उस सबको जोड़ लेंगे तो सुमेरु पर्वत से कितना दूरी आ जाएगी, है ना, तो उसको जोड़ लो। तो जोड़ने का फॉर्मूला लगाया था मैंने गणित का, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, कभी किसी को इंटरेस्ट हो तो, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला था। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला है ये, मैथमेटिक्स में 11th में जो मैथमेटिक्स लेते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, 2 टू द पावर 0, ये लिखा फर्स्ट टर्म, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। r इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो r इज 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 13 लिखा है, 0 से शुरू हुई थी, नंबर ऑफ टर्म्स है 14। कैसे 14 हो गई, 13 यहाँ लिखी ना, टोटल तो करी ना, 0 से शुरू हो गया था, 0 इंक्लूड करके 14 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। -1 अपॉन r इज 2 -1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 4 -1। ये s की वैल्यू हुई किसकी, इन सबकी वैल्यू हो गई। तो इन सबकी वैल्यू ही तो थी हमारा, क्या विस्तार थी ना, ये सबको जोड़ा था हमने, यहाँ इन सबको जोड़ा था, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये, है ना, नीचे दिखाएं यहाँ पे देखो, ये इन सबको यहाँ पे इसको जोड़ देंगे पूरा आ जाएगा, तो इसको जोड़ लिया हमने यहाँ पे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन करना है, मतलब करेक्शन तो यूं भी करना है कि यहाँ पे 2 टू द पावर 0 लिया था ना, वो 1 लाख योजन था हमको, लेकिन लेना सुमेरु पर्वत से, बाकी सब तो सुमेरु पर्वत से ही है, ये जो है सुमेरु पर्वत से, लेकिन ये जो है सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ हो गया, तो आधा लाख योजन इसमें घटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 2 टू द पावर 14 माइनस 1 तो था इसमें माइनस, तो माइनस आधा माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो जो 1 लाख योजन था वो तो डायमीटर था, तो रेडियस लेना है अपने को, तो रेडियस के लिए उसको आधा कर दिया, तो 2 टू द पावर माइनस 1.5, ये तो हुई सुमेरु पर्वत से नंदीश्वर द्वीप की यहाँ से डिस्टेंस। लेकिन जो नंदीश्वर द्वीप है, कोई पूछे उसकी चौड़ाई कितनी है, नंदीश्वर द्वीप की चौड़ाई कितनी है, तो वो अब वो आएगी यहाँ पे 2 टू द पावर 14, देखो 2 टू 13 तक यहाँ हुई थी, तो यहाँ पे जब 8वां द्वीप लिखेंगे हम, तो 8वें द्वीप की चौड़ाई कितनी है, 8वां द्वीप इसकी चौड़ाई जाएगी 2 टू द पावर 14, 2 टू द पावर 14 मतलब कितना हो जाएगा, अब ये इसकी वैल्यू आएगी 163 करोड़ 163 कोടി योजन महा लाख 84 लाख योजन, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 टू द पावर 14 की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है। दोनों चीज हो गई, मतलब नंदीश्वर द्वीप की चौड़ाई कितनी को ये पूछे तो उसका उत्तर है 163 करोड़ 64 लाख योजन। और कोई पूछे कि नंदीश्वर द्वीप यहाँ से कितना दूर है, तो उसका उत्तर है 163 करोड़ 64 लाख योजन माइनस 1.5 लाख योजन कम, मतलब 163 करोड़ 22.5 लाख योजन। कहाँ से आया 163 करोड़ 22.5 लाख, नीचे लिखा ना हमने, निकाला सही अभी, ये निकाला यहाँ पे, वो था 163 करोड़ 22.5 लाख योजन, उसकी उसका प्रमाण आएगा ये, 2 टू द पावर 14 माइनस इसको करोगे तो 163 करोड़ 82 लाख योजन, लाख, ये इतना, ठीक है। ये आ गया समझ में भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ये कर लिया था हमने थोड़ा, इसलिए फास्ट चलाया इसको, समझ में आया, ये डबल डबल करके जोड़ना है बस, और कुछ नहीं, आप घर में कैलकुलेशन करना है इसका, आधे से शुरू करना और डबल डबल करके जोड़ते चले आना। आगे समझ में, चले आगे। 16384.5 लिखना था ना, 16384.5 82. हाँ ये 163 नहीं, माइनस 1.5 करा ना उसको, जो ये ये 184 इसमें से माइनस 1.5 करा है, ये माइनस 1.5 है ना ये, तो ये भाई 82 हो गया ना, माइनस 1.5 करा तो, ठीक है। चलो हो गया ये, चलें आगे, चलें आगे भाई, चलो हो गया ये तो अपना। अब चलते हैं, ये हमारा रिवीजन था भाई, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, और हमने मनुष्य गति के दुख पढ़े थे, गर्भावस्था में कैसे दुख पाए जाते हैं, तरुण अवस्था में बाल्यावस्था में कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिवीजन करेंगे तो पूरा क्लास ही हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में उसका ये था कि बाल्यावस्था में अज्ञानता के दुख है उसके, और जब टोडलर रहता है, जब चलना भी नहीं सीखता, तब तो पूरा पराश्रित रहता है वो, ठीक है, बच्चे उसके साथ खिलौने ऐसा व्यवहार किया जाता है, और जो भी उसको संवेदनाएं व्यक्त करनी है, रो रो के व्यक्त करनी है। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो स्कूल के संताप रहते हैं, स्कूल का होमवर्क है, स्कूल में पूरा जीवन जो उसका है पढ़ने में निकल जाता है, लेकिन ऐसी शिक्षा प्राप्त करता है जिसका ज्यादा उपयोग नहीं है। अर्थोपार्जन में तो उपयोग होता है, लेकिन सच्चे सुख की प्राप्ति में उसका कोई उपयोग नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ा हुआ तरुण अवस्था में, जब तो जो अर्थ कमाया था उसने, उसका भोग करने में लीन हो जाता है, और जब भोग करने में लीन हो गया तो भोग का स्वरूप कैसा है वो हमने देखा था, कि वो भोगते समय उसमें
असंतोष के परिणाम जैसे हो और भोगने के बाद प्रायश्चित हो, भोगने के पहले आकुलता हो और दीर्घांतर में बंध के कारण संसार इसका फल हो, ऐसे भोग जो है वो तो दुख रूप ही है, लेकिन उसमें वो लीन रहता है। वृद्धावस्था उसकी बिल्कुल बाल्यावस्था जैसी रहती है कि पराश्रित तो है, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा इसको ईगो भी है, कुछ मानने को तैयार नहीं है, कुछ सुनने को तैयार नहीं, सीखने की शक्ति नहीं है, इंद्रियों की असमर्थता है, ज्ञान की अल्पता है। इस प्रकार से इसकी अवस्था रहती है। तो भोग इसके छूटते नहीं है भाई, जो इसने प्रैक्टिस करी है भोग छोड़ने की, जिसने पद्मासन में बैठने का पुरुषार्थ किया है, प्रैक्टिस की है, वही वृद्धावस्था में पद्मासन लगाएगा ना ध्यान के समय। इन्होंने पद्मासन, तो लोगों से पद्मासन ही नहीं लगेगा, कैसे लगाओगे? छोटी छोटी सी बातें हैं ये, तो प्रैक्टिस अभी से कर लेना है इसलिए। तो ये हमने क्या दुख पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने देवगति का वर्णन शुरू किया था। तो इसके पहले देखो, एक बहुत अच्छा, एक भाई ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप बहुत सारे वीडियो है उसमें, वो जो मैं चैनल बता रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने कार्य, बहुत सराहनीय काम किया है उन्होंने, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और उसके अंदर उन्होंने पूरा जम्बू द्वीप का वर्णन बताया है, मध्यलोक की रचना बताई है। आपके पास जब भी टाइम, मैंने पूरे नहीं देखे अभी तक, आपके पास जैसे टाइम मिलते जाए आप देखते चले जाना इसको, तो आपको पूरा बहुत अच्छे से एनिमेशन समझ में आएगा इसमें। एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ विद साउंड। ये देखिए, ये इनका नाम है प्रीतेश कोठारी। यूट्यूब पे जाइएगा, प्रीतेश कोठारी के नाम से सर्च करना, तो ये जम्बू द्वीप और पूरा रचना जो विदेश क्षेत्र आदि है, काफी सारे वीडियोस है इसमें, और काफी अच्छा एनिमेशन किया है इन्होंने, बहुत अच्छे से समझाया है इसको। तो इसको देखो, एक दो वीडियो देखेंगे हम, पूरा तो देख नहीं पाएंगे, इसको अपन देखना शुरू करते हैं यहाँ से। ज्यादा एक दो वीडियो देखेंगे, देखो इसमें भी 11 मिनट का, इसको मैं 2x कर देता हूँ तो 5.5 मिनट पूरा हो जाएगा ये। जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। मध्यलोक के मध्य में 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के ठीक मध्य में सुमेरु पर्वत स्थित है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा से प्रारंभ कर क्रमशः भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों के बीच बीच में कुल 6 पर्वत हैं। यथा भरत और हेमवत के बीच में हिमवान पर्वत है। हेमवत और हरि के बीच में महाहिमवान, हरि और विदेह के बीच में निषद, विदेह और रम्यक के बीच में नील, रम्यक और हिरण्यवत के बीच में रुक्मी, हिरण्यवत और ऐरावत के बीच में शिखरिन पर्वत है। इन पर्वतों का व्यास और चौड़ाई दीवार सदृश है। अर्थात नीचे से ऊपर तक समान ही है। पर्वतों को कुलाचल भी कहते हैं। इन कुलाचलों के दोनों पार्श्वभाग मणिमय हैं और समुद्रों को स्पर्श करने वाले हैं। हिमवान पर्वत का वर्ण स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 100 योजन है। महाहिमवान का वर्ण चांदी सदृश और ऊंचाई 200 योजन है। निषद पर्वत का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 400 योजन है। नील पर्वत का वर्ण वैडूर्य अर्थात मयूरकंठ सदृश नीला है। इसकी ऊंचाई 400 योजन है।
रुक्मी पर्वत का वर्ण चांदी सदृश और ऊंचाई 200 योजन है। इसी प्रकार शिखरिन पर्वत का वर्ण स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 100 योजन है। हिमवान पर्वत पर पद्म नामक सरोवर है। महाहिमवान पर महापद्म, निषद पर तिगिंच, नील पर केसरी, रुक्मी पर महापुंडरीक तथा शिखरिन पर पुंडरीक नाम के सरोवर है। सरोवर को ग्रह भी कहते हैं। इन सभी ग्रहों की लंबाई अपने पर्वत की ऊंचाई से 10 गुना है और चौड़ाई अपने पर्वत की ऊंचाई से 5 गुना है। तथा सभी सरोवरों की गहराई अपने पर्वत की ऊंचाई के 10वें भाग प्रमाण है। ये देखो इसमें दिख रहा है, ये पर्वत के पीछे चला गया है। जो वो धारा है नदी की धारा ऊपर से पर्वत से नीचे बहती है, तो वो नीचे इस प्रकार से वाटरफॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। आपने पढ़ा भी होगा, अभिषेक पाठ में आता है ये, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सर पर, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। तो इस प्रकार गंगा जो नदी है वो पर्वत से नीचे गिरती है, और वहां पे जब नीचे गिरती है तो वहां पे भगवान का अभिषेक होता है, मतलब जिन बिंब विराजमान है वहां पे पूरा वर्णन मिलता है उसका किस प्रकार से है वो, और वहां पे उनके सर पे गिरती है धारा, गंगा की धारा, और उनका अभिषेक करते हुए आगे जाती है। यथा हिमवान पर्वत की ऊंचाई 100 योजन है, अतः उस पर स्थित पद्म सरोवर की लंबाई 100 × 10 बराबर 1000 योजन, चौड़ाई 100 × 5 बराबर 500 योजन और गहराई 100 भाग 10 बराबर 10 योजन प्रमाण है। इसी प्रकार सभी सरोवरों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का प्रमाण जानना चाहिए। सरोवरों में स्थित कमलों की ऊंचाई एवं चौड़ाई सरोवरों की गहराई के 10वें भाग प्रमाण है। यथा पद्म ग्रह की गहराई 10 योजन प्रमाण है, 10 भाग 10 बराबर 1, अतः पद्म ग्रह में रहने वाले कमल की ऊंचाई एवं चौड़ाई दोनों 1-1 योजन प्रमाण है। इसी तरह सभी ग्रहों के कमलों की ऊंचाई एवं चौड़ाई जाननी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें काफी सारे वीडियोस हैं, आपको अच्छा लगा होगा और काफी इसमें रोचकता से उन्होंने बताया है। आप इसको देखना, पूरा तो अपन देख नहीं पाएंगे, काफी सारे वीडियोस है इसमें, आप जैसे एक एक करके एक 2 दिन में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बनाया और अभी ज्यादा पुराने भी नहीं है। तो अब ये नाम लिख लो चाहो तो, प्रीतेश कोठारी करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे और इस प्रकार से उसमें वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा जम्बू द्वीप की रचना, और ये हो गई धाई द्वीप की रचना, और हमने जो करेक्शन था वो भी करना था 8वें द्वीप तक, वो कर लिया। और ये देखा है वीडियोस में कि किस प्रकार से ये जम्बू द्वीप है, और आप देखोगे पूरा उसमें विदेश क्षेत्र वगैरह सब विस्तार से बतलाया हुआ है वीडियो में, आप देख लेना। तो अब ये हमारा रिवीजन हुआ है, इसमें किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। अच्छा, वो आपको एक बताना था, हाँ, कि कितना ऊंचाई लंबाई होती है। वो देखो ये शीट है, इस शीट में एक सेकेंड, इसके अंदर कुलाचल देखते हैं सबसे पहले। ये कुलाचल देखो, ये शीट बनाई थी मैंने बहुत पहले जब मैंने पढ़ा था इसको। तो ये कुलाचल में आप देखिए कि पर्वत, यहाँ पर्वत के नाम लिखे हैं, मुझे जिसको देखना नहीं आ रहा है वो शीट देखते नहीं, इन्होंने नहीं दिखी ज्यादा, पर्वत के नाम यहाँ लिखे हैं।
रोज में और एक कॉलम में, जैसे पर्वत है तो पर्वत का नाम क्या है नीचे लिखे हैं। जो पहले पर्वत का नाम है क्षुद्र हिदवान महाहिमान निषद नील, इस प्रकार से। ठीक है, पर्वत में कौन से सरोवर पाए जाते हैं उनका नाम ये लिखा है, पद्म महापद्म। उनकी लंबाई चौड़ाई गहराई जो भी वीडियो में देखी हमने, लंबाई चौड़ाई। इसमें जो पत्ते हैं, पत्तों का क्या उसमें बताया ना वीडियो में देखा जो, तो कमल के पत्ते पाए जाते हैं, तो कमल के पत्तों की क्या मोटाई है और कर्णिका की क्या लंबाई वगैरह सब, ये कितने कमल पाए जाते हैं उसमें उसका पूरा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। फिर कमल में क्या कौन सी देवियां, कमल जो बना हुआ है उसके ऊपर भवन बने हैं, भवन में कौन सी देवी पाई जाती है, उसकी क्या आयु रहती है। और उसमें से यहाँ देखिए आप, पद्म, क्षुद्र हिमवान। एक्चुअली जो महाहिमवान था उसके पहले वाला पर्वत उसको हिमवान भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्षुद्र हिमवान भी लिखा हुआ है। महा है ना एक, दूसरा क्षुद्र है, महा और क्षुद्र मतलब एंटोनिम होगा ये। तो क्षुद्र हिमवान मतलब पहला पर्वत जो है, उसका जो सरोवर है उसमें 3 नदियां निकल रही ना, गंगा, सिंधु, रोहितास्या। कहाँ कहाँ जाती है वो, कौन से क्षेत्र में बहती है, कौन सी दिशा में जाती है। और ये जो नदियां हैं इनके सहायक नदियां भी है, तो कितनी सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज इसको बोलते हैं। कितनी ट्रिब्यूटरीज है, तो इसकी जैसे गंगा की है 14,000 ट्रिब्यूटरीज, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखें हम लोग, तो प्रमुख नदियों के परिवारों की संख्या कितनी है। हाँ, मतलब एक एक क्षेत्र में, जैसे भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में प्रमुख नदियां कौन सी है, गंगा, सिंधु। परिवार नदियां कितनी है, तो 14,000 इंटू 2, 14,000 गंगा की, 14,000 सिंधु की, टोटल हो गया 28,000। तो टोटल नदियां कितनी हो गई, 28,002। ठीक है, इस प्रकार से ये है। और क्षेत्र की जैसे जो पर्वत था उसकी गहराई कितनी है, जमीन के नीचे कितना है पर्वत, ये देखो, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। गहराई कितनी है, तो ये योजन में 25 है। ऊंचाई कितनी है, योजन में 100 योजन है। उसका विस्तार कितना है, ऐसा विस्तार। हाँ, तो ये नापा जा सकता है मैथमेटिक्स से बड़ी इजीली, फॉर्मूला लगेंगे सर्कल के उसमें। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा वर्णन मिलता है। अब आपका प्रश्न था कि ऊंचाई कितनी है और वो कितना है, तो ये दूसरी शीट बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें यहाँ देखना बस आप, तो यहाँ पे इतना इतना हिस्सा। ठीक है, तो ये क्षेत्रों के नाम लिखे, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरि क्षेत्र, रम्यक, हेमवत, हिरण्यवत और विदेश क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से। इसमें काल लिखा है यहाँ पे कि कौन से में कौन सा काल चल रहा है। देवकुरु, उत्तर कुरु में अभी काल क्या आपने पढ़े नहीं है अभी, लेकिन पहला काल जैसा काल चल रहा है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, इस प्रकार से ही। हरि क्षेत्र में, रम्य क्षेत्र में दूसरा काल जैसा काल चल रहा है। हेमवत, हिरण्यवत में तीसरा काल जैसा काल चल रहा है। विदेश क्षेत्र में चौथा काल जैसा काल चल रहा है, ऐसा। तो काल, चौथा काल वगैरह क्या होता है अपन आगे देखेंगे काल परावर्तन में। भोग भूमि, तो पहले ये इसको रख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, देवकुरु, उत्तर कुरु में उत्तम भोग भूमि दिख रहा है ना यहाँ पे, भाई नहीं दिखे तो बताना मुझे। ये उत्तम भोग भूमि यहाँ पे। उसके बाद हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि, हेमवत है, हिरण्यवत में जगन्य भोग भूमि और विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि। ठीक है, अब मनुष्य की आयु पूछी थी ना आपने, कितनी कितनी है, तो ये 3 पल्य। पल्य का क्या प्रमाण है वो देखेंगे हम बाद में, शायद देखा था पहले एक बार। पल्य, 3 पल्य उत्कृष्ट आयु रहती मनुष्य की, भोग भूमि की 3 पल्य। ठीक है, इस प्रकार। फिर मध्यम भूमि में उत्कृष्ट आयु 2 पल्य, जगन्य भूमि में एक पल्य, और कर्म भूमि में मतलब विदेश क्षेत्र में 1 कोटि पूर्व। उसके बाद अच्छा, ये क्या है, डिफरेंसेस मिले हैं मुझे, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे। तत्वात वृत्ति, सुखबोध तत्वात वृत्ति की टीका के अनुसार ये मिलती है ऊंचाई, और बाकी के अनुसार तो ऐसा। ठीक है, अपन तो ये एक लिख सकते हैं वैसा भी, ऊंचाई नहीं आयु है ये। जगन्य आयु, अच्छा जगन्य आयु है ये। ठीक है, काल के प्रारंभ में शरीर की ऊंचाई, तो ये कॉलम देखते हैं, कॉलम नंबर जी। काल के प्रारंभ में शरीर की ऊंचाई कितनी रहती है, आपका प्रश्न था कितनी ऊंचाई रहती है। 3 कोस रहती है उत्तम भोग भूमि में, फिर क्या घटते घटते जाती है वो, फिर मध्यम काल के हाँ, फिर 3 कोस के बाद मध्यम भूमि में 2 कोस रहती है, जगन्य भूमि में 1 कोस रहती है, कर्म भूमि के काल के प्रारंभ में 500 ध्वंस रहती है, और फिर वो घटती बढ़ती रहती है, इस प्रकार से है ये। और आहार लिखा है, और वर्ण, शरीर का क्या वर्ण होता है, और ये पूरा तो काफी वर्णन तो इसमें काफी लंबा है, इतना सब अपन पढ़ेंगे नहीं इसमें। आपका प्रश्न था तो मैंने बता दिया कि हाँ, ये इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन मिलता है ना। छठाला में इतना पढ़ाया जाता है ना, हम खुद पढ़ते हैं इतना छठाला के अनुसार, तो ठीक है। तो ये हो गया। अब और कोई प्रश्न है किसी का, तो नहीं तो फिर आगे चले, यहाँ से देवगति का वर्णन पढ़ना है अपने को। ठीक है, हो गया ये। अब देवगति का वर्णन पढ़े हम, तो अब ताश समय हो गया है। हम एक बार ये छंद जो है इसमें क्या बना हुआ है नीचे वो देख लेते हैं एक बार। इसमें तो 3 प्रकार के देव बना रखे हैं शायद उन्होंने। हाँ, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। तो ये जो
भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। तो ये जो चांद पे है तो ज्योतिष दिख रहे हैं, और बीच में शायद ये भवनवासी है और ये व्यंतर है, या अपोजिट भी हो सकते हैं, इधर भवन बना रखे हैं। तो ये तो खैर डायग्राम में तो कुछ नहीं है खास। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सा दुख पाए जाते हैं देवगति में, और फिर आगे चलेंगे। कल से कुछ पूछना है किसी को, निर्जरा से रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को? निर्जरा क्या होती है, समझ में आ गया? आ गया समझ में? बढ़िया है, चलो इतना ही करते हैं आज। अब कल पढ़ेंगे वापस हम, ये जो हमारा रीजन हो गया है, अब पढ़ेंगे देवगति के दुख। पूछना है किसी को कुछ? विकास, आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, इतना ही करते हैं आज। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।